हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। तो शुरू करते हैं लेसन नंबर 3 के ऊपर एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। उससे पहले मुझे करनी है आपसे कुछ बातें। वो क्या कि जिनका आज एग्जाम हो गया हो तो अपना रिव्यू जरूर देना कि उनका पेपर कैसा हुआ, यानी कि जो सीरीज में मैंने वीडियोस बनाई थी वो आप किसी काम आई या नहीं आई, दिक्कत रही तो कहां रही, ठीक है, ताकि मैं आगे जाके जो आने वाली सीरीज हो उनको इंप्रूव कर पाऊं। आई बात समझ में। दूसरा काम, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं जानता हूं बहुत से बंदे ऐसे हैं जो वीडियो देखते जरूर पर सब्सक्राइब नहीं करते। आई बात समझ में। तो अगर जिसको इसके क्या नाम है ऑप्टिमाइजेशन मेथड फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस की सीरीज जितनी जल्दी कंप्लीट करवानी है तो भाई मेरे सब्सक्राइबर फटाफट बढ़वा दो, ठीक है। जिनको जरूरत हो इस सीरीज की तो उनमें शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को, क्योंकि 4 तारीख को आप लोगों का एग्जाम है, उससे पहले मैं सीरीज कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए मेरी भी एक शर्त है क्या कि आप लोग मेरे सब्सक्राइबर्स फटाफट बढ़वाओगे, है ना। तो इतनी तो मैं डिमांड कर ही सकता हूं आप लोगों से। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि ये वीडियो जब अपलोड होगी तब हैप्पी न्यू ईयर आ चुका होगा, ठीक है। यानी कि आप लोगों का नया साल आ चुका होगा और उम्मीद है आने वाला साल आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा शुभ रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब हमें पढ़ना क्या है यहाँ पे, ऑप्टिमाइजेशन इन केस ऑफ 2 वेरिएबल्स, यानी कि हमने ऑप्टिमाइजेशन तो पढ़ा था इन केस ऑफ 1 वेरिएबल, यानी कि मैक्सिमा मिनिमा हमने एक वेरिएबल के केस में तो पढ़ लिया था, लेकिन अब हमें पढ़ना है 2 वेरिएबल्स के केस में। यानी कि अगर केस 2 वेरिएबल के आ गए भाई, जरूरी तो नहीं है ना कि बिजनेस में कॉस्ट फंक्शन एक ही वेरिएबल का होगा, ठीक है, प्रॉफिट फंक्शन एक ही वेरिएबल का होगा, रिवेन्यू फंक्शन एक ही वेरिएबल का होगा। तो भाई मल्टीपल वेरिएबल भी तो यूज हो सकते हैं। तो उस केस में अब हम बात करने वाले हैं कि अगर 2 केस में अगर हमारे पास फंक्शन होगा, यानी कि 2 वेरिएबल्स के केस में अगर हमारे पास फंक्शन होगा तो हम ऑप्टिमाइजेशन का पता कैसे लगाएंगे, यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो, मैक्सिमम रिवेन्यू हो, इसका पता कैसे लगाएंगे, और मिनिमम कॉस्ट हो हमारी, इसका पता कैसे लगाएंगे, उसी के ऊपर बात करने वाले इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो देखते हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन इन 1 वेरिएबल तो हम खत्म कर चुके हैं और उम्मीद है सबने वीडियो देख ली होगी। नहीं देखी तो भाई पहली बात तो वीडियो को सीरीज में देखा करो, ताकि किसी भी कंसेप्ट में किसी भी चीज में कोई भी दिक्कत ना रहे, क्योंकि थोड़ा बहुत यह टॉपिक रिलेटेड है किससे, ऑप्टिमाइजेशन इन 1 वेरिएबल वाले केस से, ठीक है। तो जो वीडियो जो डायरेक्टली इस वीडियो पे आई है वो कम से कम इसकी पिछली वीडियो जरूर देख लेना। तो अब हम शुरू करते हैं 2 वेरिएबल वाले केस में कि हम ऑप्टिमाइजेशन कैसे हासिल करेंगे। अब उसका स्टेप समझते हैं। पहला, हमें फंक्शन डिफाइन करना होगा। अब फंक्शन क्या हो सकता है, देखो बिजनेस के अंदर हम बहुत सारी चीजों के ऊपर फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन यानी कि देखो मैथ में तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन बिजनेस के अंदर जैसे मैं बात करूं, रिवेन्यू का फंक्शन हो सकता है। रिवेन्यू क्या होता है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज सेल करती है उससे आने वाले पैसे को बोलते हैं रिवेन्यू। तो रिवेन्यू का एक फंक्शन हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कंपनी 2 गुड्स बेचती हो, एक एक्स एक वाई, तो उस केस में तो 2 वेरिएबल हो गए, तो रिवेन्यू भी क्या होगा, दोनों का अलग लगाएगा। तो इसलिए फंक्शन भी 2 वेरिएबल केस में बन सकता है। रिवेन्यू हो गया, फंक्शन हो सकता है प्रॉफिट का, फंक्शन तो प्रॉफिट का भी हो सकता है। अब बात है प्रॉफिट और फंक्शन से क्या कहना चाहते हो आप, देखो अब मैंने क्या बोला कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन 2 गुड्स या फिर सर्विसेज बना रही है तो 2 का रिवेन्यू है, तो ऐसे प्रॉफिट है 2 का ही, प्रॉफिट भी 2 का ही होगा, तो प्रॉफिट भी क्या होगा हमारे 2 वेरिएबल्स में हो गया, ठीक है। या फिर होता है कॉस्ट का फंक्शन। कॉस्ट यानी कि अब भाई एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी जो गुड्स एंड सर्विसेज बना रही है उस पर खर्चा भी आएगा, और जब खर्चा आएगा उसके लिए पैसा भी चाहिए, मतलब उसका भी क्या होगा, एक फंक्शन होगा, ठीक है। तो हम पहले फंक्शन को डिफाइन करेंगे, ठीक है, तीनों चीज के, रिवेन्यू का भी, प्रॉफिट का भी, कॉस्ट का भी, जिसको हमें मैक्सिमम मिनिमम दिखाना है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि रिवेन्यू को और प्रॉफिट को मैक्सिमम कर सके, क्योंकि कौन चाहेगा कि मेरा रिवेन्यू गिरे। रिवेन्यू क्या होता है कि पैसा बिजनेस में कम आए, नहीं, सब चाहेंगे पैसा बढ़े, मेरे पास पैसा ज्यादा आए, तो सब चाहते हैं कि रिवेन्यू मैक्सिमम आना चाहिए, ठीक है। तो रिवेन्यू बढ़ाना जरूरी है, फिर प्रॉफिट का बढ़ाया जाना भी जरूरी है, और कॉस्ट कम आए कोई दिक्कत नहीं है, कॉस्ट तो कम ही करनी पड़ेगी ना भाई जी। कॉस्ट जब खर्चा कम से कम करूंगा बिजनेस का तभी तो प्रॉफिट बढ़ा पाऊंगा। तो हम कॉस्ट को मिनिमाइज करने की टेक्निक ढूंढते हैं। अब वो टेक्निक क्या होती है थोड़ा सा उसको पूरी बात कर लेते हैं। देखो प्रॉफिट को बढ़ाने के तरीके भी होते हैं और कॉस्ट को मिनिमाइज करने के तरीके भी होते हैं। हम हमेशा ऐसे मॉडल्स को ढूंढते रहते हैं। मॉडल वो नहीं कि हम एक्टर को हायर कर लेंगे अपने एडवर्टाइजमेंट के, नहीं, मैं मॉडल का बात कर रहा हूं यहाँ पे बिजनेस टेक्निक की,
कि हम वो टेक्निक एडेप्ट करें कि खर्चा कम से कम आए ताकि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो सके हमें। आई बात समझ में? तो इसलिए जब हम अलग अलग तरह के मॉडल चूज करते हैं ना किसी भी गुड्स या फिर किसी भी सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के, यानी कि अलग अलग टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, तो वे देखते हैं कि खर्चा किससे कम आ रहा है। जैसे मान लो कि अगर यही मार्कर बनाना है मुझे, इसको बनाने की 3 मशीनें हैं, है ना, इसको बनाने की 3 मशीनें हैं, तो मैं देखूंगा सबसे एक एक प्रोडक्ट बनवा लूंगा और ये देखूंगा कि सबसे बेटर क्वालिटी किसकी है, ताकि लोगों को क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। तो क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। दूसरा वो क्या कि सबसे कम खर्चे में कौन सी मशीन, कौन सी टेक्निक ऐसी जो सबसे कम खर्चे में इस मार्कर को तैयार कर देती है, तो मैं उस टेक्निक को अडेप्ट करूंगा अपने बिजनेस के लिए ताकि मैं अपने प्रॉफिट भैया को मैक्सिमाइज कर सकूं। ठीक है। और भाई एक और इंपॉर्टेंट बात, जिसको भी अब इस सीरीज के यानी कि ऑप्टिमाइजेशन मेथड फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस के नोट्स चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, वो इस नंबर से कॉन्टेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकता है 9667836336। और भाई एक बात और बोल दूं, बहुत से बंदे इस नंबर पे कॉल कर देते हैं फिर कोई भी क्वेरी, क्योंकि इस नंबर पे आप कोई भी क्वेरी पूछोगे उसका मुझ तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मेरा पर्सनल नंबर नहीं है, तो इस वहम में मत रहना कि मेरे से बात हो जाएगी। ठीक है। तो जिनकी भी क्वेरी हो कोई दिक्कत नहीं है, आप भेज सकते हो, मैं उसे एक बार रीड जरूर करता हूं, जो रिप्लाई देने लायक होती है, फिर जो लगता है कि मैं सोल्व कर दूंगा मिनिमम टाइम में, तो मैं सोल्व करके वापस आपको भेज दूंगा। लेकिन ठीक है, कि कोई इस नंबर पे फोन मत करना कि मुझसे बात हो जाएगी, डर की डाउट पूछने के लिए, तो भाई वो नंबर, ये नंबर मेरे पास नहीं आता है। ठीक है, यू मान लो ये नंबर भी टीम के पास है, तो आपको इस नंबर पे फोन नहीं करना है, क्योंकि अब खामा खाने परेशान करोगे, मेरे से बात भी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं कि जिन भी बच्चों को नोट्स लेने हो या फिर कोई भी क्वेरी भेजनी वो भेज जरूर सकता है। ठीक है, फिर नोट्स परचेज करने के लिए मैंने नंबर प्रोवाइड कर रखा है आप लोगों को, ताकि फिलहाल आप लोगों को क्या रहे, आपके लिए नोट्स लेना ईजी रहे। आई बात समझ में? ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब शुरू करते हैं अपना आगे का कंसेप्ट। तो पहला काम क्या था? फंक्शन को डिफाइन करना। ठीक है। दूसरा क्या? डिटरमाइन द ऑप्टिमाइजेशन गोल। ऑप्टिमाइजेशन गोल क्या होना चाहिए हमारा? देखो, ऑप्टिमाइजेशन गोल से मेरा मतलब क्या है कि मैक्सिमम दिखाना है, मिनिमम दिखाना है, क्या दिखाना है? अब मेरे भाई एक सिंपल सी बात है, कॉस्ट होगा तो मिनिमम दिखाऊंगा। अब खर्चा थोड़ी ना कोई चाहती है कोई कंपनी अपना खर्चा बढ़ाऊं, नहीं, सब चाहते हैं अपना खर्चा कम से कम रखूं, तो कॉस्ट को मिनिमम दिखाना है, इसके ऊपर काम करूंगा। प्रॉफिट और रेवेन्यू, ये तो सब चाहते हैं बढ़े, हमारा बिजनेस दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, है ना भाई, तो सब चाहते हैं, तो रेवेन्यू और प्रॉफिट को बढ़ाने का काम करना चाहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो यहां पे उसने क्या बोला, यहां पे डिसाइड वेदर यू वांट मैक्सिमाइज or minimize the objective function. This will depend on specific problem you are trying to solve. ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे जो आप सोल्व करने का ट्राई कर रहे हो। अब आगे देखते हैं, आगे वाले पॉइंट क्या है? तीसरा, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। हमें निकालने क्या होंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स। अब जिनको क्रिटिकल पॉइंट का मतलब नहीं पता, पहले मैं वो समझा देता हूं भाई। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है टर्निंग पॉइंट, क्योंकि उसी पे जो फंक्शन है ना वो मैक्सिमा होगा या उसी पे मिनिमा होगा। हाँ, चेक करेंगे हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट का मतलब देखो, क्रिटिकल पॉइंट निकलता है कैसे, लास्ट में समझाऊंगा मैथमेटिकल मेथड से। ठीक है, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है कि वो पॉइंट जहां पे वो कॉस्ट, वो रिवेन्यू, वो प्रॉफिट या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। ठीक है, उनको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, यानी कि टर्निंग पॉइंट ही बोल देते हैं कई बार हम उसे। ठीक है, उसके बाद इवेलुएट द सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव। फिर हम क्या निकालेंगे? सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव। डेरिवेटिव दो तरह के होते हैं, सिंपल और पार्शियल। आज हम थोड़ी बहुत बात पार्शियल की भी करेंगे, बाकी मैं एक अगली वीडियो बनाऊंगा इससे, जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ इस कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव होता क्या है। ठीक है, जिनको नहीं पता उनको अच्छे समझ में आ जाएगा कि क्या फर्क होता है सिंपल डिफरेंशिएशन में और क्या फर्क होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन में। ऑफ एक्स वाई, फंक्शन किसका है? एक्स और वाई, यानी कि एक फंक्शन जेड मान लेते हैं जो एक्स और वाई का है। ठीक है, एट द क्रिटिकल पॉइंट हमें 3 चीज डिटरमाइन करनी होगी। क्या वो मिनिमम है, क्या वो मैक्सिमम है, या फिर वो सैडल पॉइंट है। अब सैडल पॉइंट क्या होता है कि नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, यानी कि ना तो उस पॉइंट पे मैक्सिमम आ रहा है ना ही उस पॉइंट पे मिनिमम आ रहा है। ठीक है भाई, हमारा धोखा देगा क्रिटिकल पॉइंट वाला कंसेप्ट, ना तो वो हमें मैक्सिमम बता के गया ना वो हमें मिनिमम बता गया। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, चेक बाउंड्री पॉइंट्स। बाउंड्री पॉइंट भी चेक करने हैं। अभी बाउंड्री पॉइंट क्या मतलब होता है? पहले सुनो, कर्व 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है बाउंडेड। बाउंडेड का मतलब क्या होता है? जिसके आसपास घेराबंदी हो, जो बंद हो, उन्हें बोलते हैं बाउंडेड कर्व। एक होता है अनबाउंडेड। अगर कर्व बाउंडेड है तो हम उसकी बाउंड्रीज पे भी चेक करते हैं। कई बार क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं ग्राफ से।
ठीक है, जो मैं समझा रहा हूं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव केस से। अगर मान लो इस ग्राफ को ध्यान से देखना, अभी आप ये मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है, ये मैंने ग्राफ बना दिया। अगर मैं इस ग्राफ को ध्यान से देखूं तो अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो टर्निंग पॉइंट के हिसाब से, अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट के हिसाब से मैक्सिमम और मिनिमम की बात करूं तो ये आना चाहिए था मैक्सिमम पॉइंट, ये वाला, क्योंकि इस टाइम पे ग्राफ ने टर्न लिया है और ये वो मैक्सिमम जगह जहां से ग्राफ ने टर्न लिया है। और अगर मैं मिनिमम पॉइंट की बात करूं फिर तो ये आना चाहिए था ये वाला, कि यहां पे ग्राफ ने मिनिमम टच किया है टर्निंग पॉइंट के हिसाब से। लेकिन असली में मैक्सिमम है कौन? ये। असली मिनिमम है कौन? ये वाला पॉइंट, ये। तो इसलिए हमें बाउंड्रीज पे भी चेक करना पड़ता है कि ग्राफ कहीं और मैक्सिमम आंसर तो नहीं दे रहा, ग्राफ कहीं और मिनिमम आंसर तो नहीं दे रहा। बाद में इसका फायदा क्या होगा? अरे मान लो कि क्रिटिकल पॉइंट ने किसी और इनपुट को बता दिया, जैसे क्रिटिकल पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर तू इस मार्कर के 100 यूनिट प्रोड्यूस करेगा तो तेरा प्रॉफिट मैक्सिमम आएगा। लेकिन असली में पता लग रहा है कि जब मैं 1000 कर रहा हूं तब भी प्रॉफिट मैक्सिमम आ रहा है, और तब असली में प्रॉफिट मैक्सिमम आ रहा है। तो इससे तो कंपनी का लॉस हो जाएगा, क्योंकि कंपनी क्या सोचेगी इस मेथड के हिसाब से कि मैं अगर 100 मार्कर बनाऊंगी तभी सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, कंपनी तो 1000 में मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रही है। ठीक है, तो इसलिए कभी कभी बाउंड्री के पॉइंट से चेक करना ही क्या होता है, बहुत जरूरी होता है, यानी कि एंड पॉइंट पे चेक करना ही बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए हम इसको एक चीज और बोलते हैं, पता है क्या? लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। नकली है, ठीक है। जब तक आपको बाउंड्री पॉइंट का पता ना हो तो वो नकली कहलाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब तो चेक बाउंड्री पॉइंट से पहुंच गए। तो इफ डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज बाउंडेड, अगर डोमेन बाउंडेड है, इवैल्यूएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट द बाउंड्रीज। तो आपको बाउंड्रीज पे भी उसका पता लगाना चाहिए। इफ टू चेक देम एनी कोरस्पॉन्ड टू मिनिमम और मैक्सिमम, इससे पहले कि आप किसी पॉइंट को मिनिमम बताओ या मैक्सिमम बताओ। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, एनालाइज एंड कंपेयर रिजल्ट। क्या कि आपको अपने रिजल्ट को कंपेयर भी करना चाहिए, मतलब आपके अलग अलग क्रिटिकल पॉइंट आए, आपको ये देखना चाहिए कि किस में प्रॉफिट मैक्सिमम आ रहा है, किस पे कॉस्ट मिनिमम आ रहा है। मैंने भी समझाया ना कि हमने 3 टेक्निक्स ली, 3 मॉडल्स लिए, ठीक है, 3 मेथड्स अपनाए किसी एक चीज को, किसी भी एक प्रोडक्ट और सर्विसेज को बनाने के लिए। हमने ये चेक किया कि किस पे इसलिए मैक्सिमम आ रहा है और किस पे इसलिए मिनिमम आ रहा है, ठीक है, और किस पे प्रॉफिट मैक्सिमम आ रहा है, साथ साथ कॉस्ट भी मिनिमम आ रही है। हमें वो मेथड अपनाना चाहिए ताकि हम बिजनेस में अपने बिजनेस को और अच्छी ग्रोथ दिला सकें। अब आते हैं आगे। तो ये तो हो गए कुछ मेथड्स, और अब हम थोड़ा सा चलते हैं मैथ्स के पास, और मैथ्स के हिसाब से एक एक करके मेथड को डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा? अपना फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। फंक्शन डिफाइन किया जो है f x, y, ठीक है, फंक्शन डिटरमाइन हो गया। इसको मैं पूछता हूं z, ठीक है, z है एक फंक्शन है जो x और y में बना हुआ है। सबसे पहले आप क्या करोगे? इसका करोगे डेरिवेटिव। पर कौन सा डेरिवेटिव? पार्शियल डेरिवेटिव। क्या बोला मैंने? पार्शियल डेरिवेटिव। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव करूंगा। पर भाई कैसे करेंगे बात करेंगे अगली वीडियो में। तो पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां से आपका आएगा dz अपॉन में dx। एक तो ये आएगा, मतलब x मान लो है हमारे पास एक प्रोडक्ट, y है दूसरा प्रोडक्ट, तो ये तो पहले का आ गया। दूसरा होगा हमारा dz अपॉन में dy, आ गया। फिर हम रखेंगे दोनों को 0 के बराबर, दोनों को रखेंगे 0 के बराबर। यहां से आएंगे हमारे क्रिटिकल पॉइंट, मतलब पहला स्टेप डेरिवेटिव करना और 0 के बराबर रखना, जहां से हमारे क्या आएंगे क्रिटिकल पॉइंट। मतलब यहां से आएगी x की कुछ ना कुछ वैल्यू और यहां से आएगी y की कुछ ना कुछ वैल्यू। मुझे नहीं पता क्या आएगी, बस आएगी इतना पता है, वैल्यू आई। अब इन्हीं पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है, इसी पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा है। जो भी फंक्शन है, प्रॉफिट होगा तो मैक्सिमम दिखाना होगा और कॉस्ट होगा तो मिनिमम दिखाना होगा, ऐसे रिवेन्यू होगा तो ही मैक्सिमम दिखाना होगा। तो एक्स और वाई पे मैक्सिमम मिनिमम चेक करना है, पर हम गारंटी किससे लेंगे? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से। यानी कि अगर हमारा d2z अपॉन में dx स्क्वायर लेस देन 0 आ गया तो ये पॉइंट है मैक्सिमा का। लेकिन अगर d2z अपॉन में dx स्क्वायर आ गया ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव आ गया, तो ये पॉइंट हो जाएगा मिनिमा का। यानी कि पॉजिटिव आया तो मिनिमा, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा। ऐसे एक बार और देखते हैं। अगर मैं एक बात और समझाऊं तो d2z अपॉन में, अब y की किस में चेक करना है? dy स्क्वायर।
अगर ये लेस देन 0 आया यानी कि नेगेटिव आ गया तो फिर से मैक्सिमा, तो दोनों पॉइंट मैक्सिमा के हैं। और अगर d2z यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, वो भी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव dy स्क्वायर, ये भी 0 से बड़ा आ गया तो ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा, मिनिमा। यानी कि अगर नेगेटिव आता है इसे बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से चेक करना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये मेरे पास कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, अब फॉर्मूले क्या है उसको समझते हैं करके। अगर मान लो आपको x की पावर n का डेरिवेटिव करना है, तो x की पावर n का डेरिवेटिव का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है कि n के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। उससे पहले कई बच्चे ये समझा जाते होंगे कि भैया डिफरेंशिएशन होता क्या है। देखो डेरिवेटिव का सिंपल सा मतलब होता है किसी एक चीज में चेंज किसी दूसरी चीज की वजह से। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो एक सर्कल है, सर्कल देखा होगा ना आप लोगों ने, अगर मैं सर्कल की रेडियस में चेंज कर दूं तो उसका एरिया, उसका सर्कमफेरेंस अपने आप ही चेंज हो जाएगा। अगर मैं स्क्वायर है उसकी साइड को बढ़ा दूं, उसका एरिया और पेरीमीटर अपना भी बढ़ जाएगा। तो इसे बोलते हैं किसी एक चीज में बदलाव किसी दूसरी चीज की वजह से, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, जब मुझे x की पावर n का डेरिवेटिव करना था तो n उतर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम हो गई। तो फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, जो आपकी हेल्प करेंगे एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। आपको करना है मान लो x का डेरिवेटिव, तो सिंपल है 1 हो जाएगा, log x का 1/x हो जाएगा, e की x का डेरिवेटिव e की x हो जाएगा, रूट x का 1/√x हो जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है और a की x का a की x लोगे, और 1/x का माइनस का 1/x स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, सारे फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के जो आपको एग्जाम में काफी हेल्प करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपके फंक्शन का पार्ट नहीं है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए मैंने उसके डेरिवेटिव के फॉर्मूले यहाँ पे नहीं लिखे हैं। अब एक बात और ध्यान रखना, वो क्या, कई बच्चे एग्जाम को लेके प्रेशर में आ चुके हैं। देखो अब ज्यादा न्यूमेरिकल कंसेप्ट बाकी है नहीं, ठीक है, मात्र 4 से 5 वीडियोस बनेंगी और हमारे सारे टॉपिक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। उससे जुड़ी एक बात हो रही है, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं कृपया जिनका पेपर 4 तारीख को है उनको अपने एग्जाम की शिफ्ट बता देना। अगर एग्जाम इवनिंग शिफ्ट में होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि मॉर्निंग में कुछ वीडियोस बना दूं। परसों ये वीडियो तो मैं आज रात को शूट कर रहा हूं, कल अलग से वीडियो अपलोड होंगी परसों एग्जाम के लिए। ठीक है, तो कल मैं अलग से शूट करूंगा, लेकिन परसों अगर आपका इवनिंग शिफ्ट होता है तो मैं परसों मॉर्निंग में भी शूट करूंगा कुछ वीडियोस, कुछ कंटेंट जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो मेरे को पहले बता देना कि आपका एग्जाम किस शिफ्ट में है। अब शुरू करते हैं आगे। तो ये तो हो गए डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले। अब समझते हैं डेरिवेटिव करने के 3 इंपॉर्टेंट रूल्स को। जिसमें से पहला क्या होता है, पहला होता है प्रोडक्ट रूल। अब जब लिखा है तो पहले सबसे पहले इसको ही समझ लेते हैं। अब बात है भैया प्रोडक्ट रूल क्या होता है। देखो नाम से पता लग रहा है प्रोडक्ट, यानी कि जब दो चीज मल्टीप्लाई में हो तब ये रूल अप्लाई किया जाता है। यानी कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है और आपको करना है उन फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो आप हेल्प लोगे इसकी। और कैसे करोगे डेरिवेटिव, वो समझा रहा हूं। पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाला मल्टीप्लाई में यूं का यूं, बीच में प्लस, फिर करूंगा दूसरे वाले का डेरिवेटिव और पहले वाला मल्टीप्लाई में यूं का यूं। तो ये होता है हमारा प्रोडक्ट रूल। अब इसे क्वेश्चन करके देखते हैं फटाफट। मैंने क्वेश्चन लिया सिंपल सा, x log x। अब देखो दो फंक्शन है अलग अलग और दो मल्टीप्लाई में है, और जब तक दो फंक्शन मल्टीप्लाई में रहेंगे मैं बिना प्रोडक्ट रूल के डिफरेंशिएशन तो नहीं कर सकता भाई। तो डेरिवेटिव करने के लिए मुझे लगाना पड़ेगा क्या, प्रोडक्ट रूल। तो मैंने अपना लगाया प्रोडक्ट रूल। वो कैसे लगता है, अब पहले वाले का डेरिवेटिव इसके हिसाब से, पहले वाले का डेरिवेटिव यानी कि x का डेरिवेटिव 1, दूसरे वाला यानी कि log x यूं का यूं, बीच में प्लस, फिर मैंने किया log x का डेरिवेटिव तो वो क्या हो गया 1/x, और दूसरे वाला मल्टीप्लाई में यूं का यूं। बहुत सिंपल है, दोबारा समझा रहा हूं। x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, देखो पूरा फॉर्मूले में लिखा हुआ है, तो 1 कर दिया, log x यूं का यूं, फिर क्या log x का डेरिवेटिव यानी कि दूसरे वाले का डेरिवेटिव जो था 1/x, और x ये वाला मल्टीप्लाई में यूं का यूं। अब ये तो हो चुका डिफरेंशिएशन का स्टेप। किसी और है कि सिंपलीफाई किया जा सकता है, तो वो यहाँ पे इसको सिंपलीफाई भी कर सकता है। वो कैसे करेगा, x से हमारा x कट गया, यहाँ पे क्या रह गया 1 2 में log x log x प्लस 1 हमारा आंसर आ गया इसका। अब मैं इसी से एक क्वेश्चन और समझाता हूं, जब इतना कर ही लिया है तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब हम लेते हैं एक चीज को और, जैसे मान लो कि 1/x है, इसकी मल्टीप्लाई मैंने लिया e की x। अब ये दो चीज फिर से मल्टीप्लाई में है और मुझे करना है डेरिवेटिव, तो मैं क्या यूज करूंगा, प्रोडक्ट रूल फिर से। और वो कैसे अप्लाई होगा, अब पहले वाले का डेरिवेटिव, पहले वाला कैसे, पहले वाले का डेरिवेटिव यानी कि 1/x का डेरिवेटिव। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। e की x मल्टीप्लाई में यूं का यूं, यानी कि पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाला यूं का यूं, बीच में प्लस,
फिर मैं करूंगा दूसरे वाले का डेरिवेटिव, अभी किया नहीं, अभी करूंगा, और पहले वाला मल्टीप्लाई में क्यों का यूं। अब मैंने किया 1/x का डेरिवेटिव, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/x स्क्वायर, लिखा हुआ है फॉर्मूला देखो ये रहा, 1/x के डेरिवेटिव का माइनस का 1/x स्क्वायर, तो ये आ गया मेरे पास माइनस का 1/x स्क्वायर मल्टीप्लाई में e की x यूं का यूं, और जब मैं करूंगा e की x का डेरिवेटिव वो भी e की x होता है, और मल्टीप्लाई में 1/x यूं का यूं, देखो e की x का डेरिवेटिव होता है e की x यूं का यूं, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव का आंसर। सिंपलीफाई करूं तो ये आ जाएगा माइनस में e की x, नीचे है x स्क्वायर, यहाँ पे है e की x अपॉन में x है। किसी को मन कर रहा है कि भैया मैं यहाँ पे एलसीएम ले सकता हूं तो ले सकता है, वरना यहाँ पे भी छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, होगा डिफरेंशिएशन। अब समझते हैं एक और इंपॉर्टेंट रूल जिसका नाम है क्वेश्चन रूल को, ठीक है, तो उसको समझते हैं। तो क्वेश्चन रूल कैसे लगता है वो समझते हैं अब। तो दूसरा रूल हमारे पास क्या है, क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल ये कब लगेगा, जब दो फंक्शन डिवाइड में हो, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दो फंक्शन है और वो हो डिवाइड में। तो कैसे लगाओगे, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले नीचे वाले का आंख मीच का स्क्वायर, तो नीचे वाले का आंख बंद करके स्क्वायर, ऊपर पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाला यूं का यूं, बीच में माइनस, फिर दूसरे वाले का डेरिवेटिव और पहले वाला यूं का यूं। कितना सिंपल था ना, पहले का डेरिवेटिव दूसरे वाला यूं का यूं, दूसरे का डेरिवेटिव पहले वाले का यूं, बस माइनस आता है बीच में, और नीचे वाले का आंख बंद करके स्क्वायर, बस खत्म। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को, मैं एक और क्वेश्चन देखते हैं जैसे यहीं से एक और, तो क्वेश्चन रूल कैसे लगाएंगे हम। तो मैंने क्वेश्चन लिया सिंपल सा, मैंने क्वेश्चन लिया x अपॉन में log x, तो मैंने देखा कि भाई दो चीज डिवाइड में आ गई, और मैं बात जानता हूं कि अगर दो चीज डिवाइड में है तो मैं बिना क्वेश्चन टूल के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकता, मैं इसका डिफरेंशिएशन बिना क्वेश्चन टूल लगाए नहीं कर सकता। और वो कैसे लगता है, अब वो लगा के कर देते हैं डेरिवेटिव इसका। तो नीचे वाले का आंख बंद करके स्क्वायर, तो log x का होल स्क्वायर, तो मैंने कर दिया log x का होल स्क्वायर। अब करना है डेरिवेटिव, तो पहले वही चल रहा है, तो अब ऊपर क्या होगा, पहले वाले का डेरिवेटिव यानी कि x का डेरिवेटिव, log x मल्टीप्लाई में u का u, बीच में माइनस, फिर मैं करूंगा log x का डेरिवेटिव और x मल्टीप्लाई में u का u। अब x का डेरिवेटिव सब जानते हैं 1 हो जाएगा, और 1 इंटू में log x, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा यहां पे माइनस है, log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/x, भाई फॉर्मूला मत भूलना, 1/x, तो log x क्या हो जाएगा 1/x, और नीचे मल्टीप्लाई में x u का u, ठीक है, और नीचे तो है ही log x का होल स्क्वायर, x से x कट गया, यहां पे कितना आ गया log x माइनस 1 अपॉन में log x का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया है फाइनल आंसर इस क्वेश्चन के डेरिवेटिव का। तो हमने दो रूल को काफी डीप में समझा, क्वेश्चन रूल और प्रोडक्ट रूल। एक बात और बताऊं, पता है क्या, कि मैं चाहता तो मैं यहां भी क्वेश्चन रूल लगा सकता था इस क्वेश्चन में भी, बात में कैसे, क्या मैं इसे लिख नहीं सकता, e की x अपॉन में x, भाई e की x मल्टीप्लाई में 1, और मैं जानता हूं क्या कि 1 से ना तो मल्टीप्लाई करने में फर्क पड़ता ना डिवाइड करने में फर्क पड़ता, तो e की x मल्टीप्लाई में 1 क्या हो जाएगा, e की x हो जाएगा। अगर अब मैं यहां पे क्वेश्चन टूल लगाता हूं तो कैसे रहेगा, नीचे वाले का आंख बंद करके स्क्वायर, तो x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर, ऊपर e की x का डेरिवेटिव, तो e की x का डेरिवेटिव, और दूसरे वाला मल्टीप्लाई में यूं का यूं, क्वेश्चन टूल लगा रहा हूं भाई, माइनस है, फिर x का डेरिवेटिव और e की x मल्टीप्लाई में यूं का यूं। अब e की x का डेरिवेटिव सब जानते हैं क्या होता है, e की x, ठीक है, और ये वाला x मल्टीप्लाई में यूं का यूं, x का डेरिवेटिव 1 होता है, और एक की मैं e की x से मल्टीप्लाई करूं तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, 1 इंटू में e की x रहेगा, तो माइनस में e की x, और नीचे क्या है x स्क्वायर। अब बात करते हैं, आंसर तो मैच नहीं हुआ मेरे भाई, आंसर मैच हो चुका है। अगर आप यहाँ पे एलसीएम लोगे आपका आंसर ये बनेगा, दिखाऊं, अगर एलसीएम लूंगा तो इन दोनों से बड़ा कौन है, x स्क्वायर बनेगा हमारा एलसीएम, x स्क्वायर को x स्क्वायर से करूंगा डिवाइड, 1 आ गया, 1 इंटू में e की x ऊपर आ गया e की x, बीच में प्लस, इसको करूंगा इसे डिवाइड, x आ गया, x इंटू में e की x, तो x e की x, देखो वही तो लिखा है x e की x माइनस में e की x, देखो x e की x माइनस में e की x, नीचे x स्क्वायर आ गया ना पूरे के अपॉन में। तो ये हमारे पास तरीका था क्वेश्चन टूल अप्लाई करने का। तो हमने दो इंपॉर्टेंट रूल देखे, और अब भी सबसे इंपॉर्टेंट रूल बाकी है, और वो है हमारे पास चेन रूल। अब उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, इस वीडियो में अगले फेज में, यानी कि जिसको जो उतारना उतार ले, इसको मिलाने के बाद आपको समझाऊंगा कि चेन रूल क्या होता है, और फिर समझेंगे कि रिलेशनशिप क्या होता है, डिफरेंशिएशन में क्या फर्क होता है, डिफरेंशिएशन में, सिंपल डिफरेंशिएशन में और पार्शियल डिफरेंशिएशन में। अब इसको जो उतारना उतार ले, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।
चलो फिर अब हम देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट रूल, जिसका नाम क्या है, चेन रूल। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है डिफरेंशिएशन का, जिसको ये समझ में आ गया ना, उसके लिए वालों सबको समझ में आ गया, ठीक है। पर काफी इजी बेसिक लेवल का यूज होगा चेन रूल आप लोगों के कंसेप्ट में, उसको समझते हैं। जैसे मान लो कि मैंने क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे आपको डेरिवेटिव करना है log 2x का, एक बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक चीज देखी कि दो चीज मल्टीप्लाई में भी नहीं है, जो मैं ट्रू लगाऊं, कहीं बोलते हैं है तो मल्टीप्लाई में log और 2x। अरे मेरे भाई log का थीटा है ये, आई बात समझ में, log की वैल्यू है ये, आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई में नहीं सकते, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, तो यहां पे अप्लाई होता है चेन रूल। पता है log 2x का तो फॉर्मूला भी नहीं होता, फॉर्मूला तो log x का होता है, तो इसी को देखते हुए चेन रूल बनाया। जब भी फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाए तब हम डिफरेंशिएशन करने के लिए चेन रूल की सहायता लेते हैं। तो अब लगाते हैं यहाँ पे चेन रूल। अब चेन रूल कैसे लगेगा वो समझते हैं। सबसे पहले इसे x मान लो कि अगर इस यहाँ पे x होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता log x का 1/x। सेम ऐसे मैं यहाँ पे करूंगा, मैं इसे x मान लूंगा तो क्या हो जाएगा log x का 1/x, ठीक है। तो मैंने इसे मन ही मन में x मान लिया, तो ऐसे क्या हो गया 1/x, x की जगह जिसे x मान रखा है वो आएगा, यानी कि 2x। मल्टीप्लाई में अब इसे x मानना था थोड़ी, मैं करूंगा अब इसका डेरिवेटिव, यानी कि भाई देखो मैंने इसे x मानना था, यहाँ पे था थोड़ी x, अब मैं इसे किसी को कुछ भी मान लूं हो जाएगा वो, नहीं तो इसे x मानना था थोड़ी, 2x का डेरिवेटिव होगा अलग से। तो जब मैं करने गया 2x का डेरिवेटिव, यहां पे भी एक बात समझाना चाहूंगा, मुझे करना है 2x का डेरिवेटिव, ठीक है। तो 2 क्या है, कांस्टेंट, और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो वो यूं रहता है, हमें डेरिवेटिव करना है यहाँ पे x का हो जाएगा 1, ये रहा। कांस्टेंट का 0 जरूर होता है, पर जब होता है जब वो अकेला हो, उसके पास कोई भी वेरिएबल ना हो, यहाँ पे 2x का 2 हो जाएगा। तो कितना हो गया 2x का 2, इस 2 से 2 कट गया, 1/x हमारा आंसर। बताओ समझ में आया नहीं आया, बिल्कुल आया होगा, ठीक है। ये कर दिया हमने लोग क्वेश्चन। अभी और भी क्वेश्चन देखेंगे ऐसे। एक और मान लो, एक क्वेश्चन है, मान लो सपोज करो e की पावर 3x, डेरिवेटिव करना है, इसे कर लो भाई डेरिवेटिव ना, यहाँ ट्रू लग रहा ना क्वेश्चन ट्रू लग रहा। फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, एक फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक है ऊपर अलजेब्रिक 3x आ गया। तो मैंने देखा अगर यहाँ x होता फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी, मैं करता e की x का डेरिवेटिव e की x, पर दिक्कत क्यों आई, क्योंकि e की पावर में 3x है। तो मैं क्या करूंगा, मन ही मन में इसे x मान लूंगा कि अगर यहाँ पे x होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता e की x का, e की x मैंने से मन में x मान लिया, e की x का क्या हो गया e की x की जगह 3x। अब मल्टीप्लाई में इसे x मानना था थोड़ी, अब मैं करूंगा मल्टीप्लाई में इसका डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा 3x का 3, 5x का 5 नहीं होता, 6x का 6 नहीं होता, 2x का 2 नहीं हुआ था क्या, तो 3x का 3 नहीं हो जाएगा, खत्म काम, वो 3 आ गया मल्टीप्लाई में, ठीक। ये हो गया e की पावर 3x का डेरिवेटिव। अब थोड़े से कुछ बड़े क्वेश्चन लेते हैं। देखो चेन रूल का सिंपल सा मतलब होता है जब तक हम x मानते रहेंगे डेरिवेटिव कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। एक क्वेश्चन से समझाता हूं इसी बात को मैं। तो मैंने मान लिया एक क्वेश्चन लिखा log x स्क्वायर, मैंने देखा फिर वही बात log x स्क्वायर मानू, log, एक मिनट थोड़ा बड़ा करते हैं क्वेश्चन को, log e की x स्क्वायर। वैसे इसे करने का एक तरीका और है, पर मैं पहले इजी तरीका नहीं बताऊंगा, मुश्किल बता रहा हूं, पहले बता रहा हूं मैं खुद से ये बात, ठीक है। फिर मैथ्स करेंगे कि इजी तरीका क्या होता है इस क्वेश्चन करने का। देखो यहाँ पे मैंने देखा ये पूरा log का थीटा है, अगर यहाँ पे x होता तो तुम्हें डेरिवेटिव कर देता log x का 1/x, पर दिक्कत है ना x है नहीं ना, यहाँ पे क्या e की पावर में x स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, अपनी सुविधा के लिए इसे x मान लिया, तो क्या हो जाएगा log x का 1/x, और x की जगह e की पावर में x स्क्वायर। मल्टीप्लाई में अब इसे x मानना था थोड़ी, मैं किसी को कुछ भी मान लूं वो थोड़ी ना जाएगा, तो मैंने x मानना था थोड़ी, अब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव करने गया मुझे भड़क दे दी इसने, क्योंकि मुझे करना है e की x स्क्वायर का डेरिवेटिव, लेकिन दिक्कत है मुझे डेरिवेटिव किसका करना आता है, सिर्फ e की x का, जो कि होता है e की x। तो मैंने देखा भैया इस x स्क्वायर कैसे करूं, तो अब मुझे इस x स्क्वायर को x मानना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा e की x का e की x, और x की जगह x स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि मैंने इसे x मान लिया था। मल्टीप्लाई में अब इसे भी x मानना था थोड़ी, लास्ट में होगा इस x स्क्वायर का डेरिवेटिव। बात भी आप इस x स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे करोगे, इस x की पावर n वाले फॉर्मूले से। कैसे, n उतर के नीचे आएगा ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो 2 उतर के नीचे आया ऊपर एक पावर कम हो गई 2x, है ना, 2 उतर के नीचे आ गया, यहां से x का डेरिवेटिव जैसे यहां पे गया था n उतर के नीचे आया ऊपर एक पावर कम हो गई, तो 2 उतर के नीचे आ गया,
जैसे एक्स स्क्वायर का समझा रहा हूँ, 2 उतर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम हो गई, 2 में से बन गया 1, एक्स की पावर 1 लिखूं चाहे ना लिखूं 2x आंसर आ गया। कुछ कट रहा है क्या? बिल्कुल, इससे खत्म हो गया 2x हमारा आंसर। तुमने क्या देखा कि इस क्वेश्चन में जब मेरे को इसका करना था मैंने इसे x मानना, जब इसका करना था मैंने इसे x मानना, तो जब तक हम x मानना बंद नहीं करते डिफरेंशिएशन होना बंद नहीं हो सकता है। ठीक है, अब एक बात और समझते हैं यहाँ पे, इजी तरीके बात अपने इजी तरीके की बात करी थी, वो बताओ वो, ठीक है वो समझाता हूँ, या तो मुझे चेन रूल समझाना था, अब मैं वो समझाता हूँ इजी तरीका क्या है। देखो log e की पावर में x स्क्वायर, जिनके पास मैथ्स थी वो तो बहुत अच्छा तो इजीली समझ जाएंगे कि log की 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो ये होता है कि log m की पावर n हो तो उससे m तक नीचे आएगा n log m। दूसरी ये होती है अगर log क्या कि 2 या 2 से फालतू से मल्टीप्लाई में log ने जोड़ देगा तो log पहली चीज प्लस में log दूसरी चीज, और अगर log का 2 चीज डिवाइड में है तो log ने माइनस कर देगा, तो log पहली चीज माइनस में log दूसरी चीज। या अगर मैं इसकी बात करूं तो log m की पावर n से x के नीचे आ गया तो x के नीचे आ गया, यहाँ पे क्या रह गया log e। अब मुझे करना है डेरिवेटिव, जुड़ती नहीं है, log e की वैल्यू 1 होती है, log और e आपस में इनवर्स फंक्शन होते हैं, इसकी वैल्यू 1 होती है, लिख के लेना वैसे कहीं पे कि log e हमेशा 1 के बराबर होता है, और जब ये 1 है तो यहाँ पे 1 आ गया, 1 इंटू में x स्क्वायर, सिर्फ इसका डेरिवेटिव करना है और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, x की पावर n वाले फॉर्मूले से जैसे यहाँ पे किया था। ठीक है, आंसर क्या है? अभी भी 2x ही आया, बस दिक्कत है फर्क कितना है, पहले मैंने क्वेश्चन को सोल्व किया, सिंपलीफाई कर लिया, फिर मैंने आंसर निकाला, वहां मैं डायरेक्टली आंसर निकालने गया था। देखो मैंने मेथड में गलती नहीं करी तो मेरा आंसर गलत आ ही नहीं सकता, आंसर सही ही आएगा। आई बात समझ में? ठीक है, हाँ कई बार आंसर मैच करवाने में दिक्कतें आ सकती हैं पर आंसर आएगा सही ही अगर मैंने मेथड में मिस्टेक नहीं करी है, चाहे मैं एक टेक्निक लगाऊं, चाहे मैं दूसरी लगाऊं, चाहे मैं तीसरी लगाऊं, सिंप्लीफिकेशन में गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे पास था चेन रूल, और उम्मीद है चेन रूल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, काफी इजी है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन ऐसा होता है ना फंक्शन के अंदर फंक्शन है, जैसे मान लो ये रूट एक्स है, अब यही लिया मैंने, यहीं पे क्वेश्चन बनाया था एक और नया, मैंने लिया रूट log x, कर लो भाई डेरिवेटिव, अगर यहाँ x होता तो बच्चा डेरिवेटिव कर देता रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, पर दिक्कत है यहाँ पे log x है, अब भी तो फर्क नहीं पड़ा, इसे x मान लो, तुम्हें लोग दिक्कत है इसे x मान लो और करो इसको x मान के रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स करना वैसे ही है, पर x की जगह क्या आएगा जिसे x मान रखा है यानी कि log x, मल्टीप्लाई में अब इसे x मानना था थोड़ी log x का 1/x हो गया डेरिवेटिव। लो कि x मान लोगे तो अब उसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई में अलग से, ये होता हमारा चेन रूल। अब जब क्वेश्चन होंगे ना आगे मैक्सिमम के, वहां भी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। ये वीडियो आज रात को ही अपलोड हो जाएगी, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था खासकर इन 2 दिनों में। ठीक है, तो उम्मीद है कंसेप्ट आपको सारे समझ में आ रहे हैं, और जो भी क्वेश्चन मैं करा सकता हूं से पहले इंपॉर्टेंट वो मैं करवाऊंगा, उसकी उनकी वीडियोस आएंगी एग्जाम से पहले आ जाएंगी, जिसको जो उतारना वो उतार ले, मैं बोर्ड के सामने से। इसके बाद हम बात करेंगे इस वीडियो के लास्ट कंसेप्ट, यानी कि क्या डिफरेंस होता है सिंपल डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन में। जिसको यहां तक समझ में आ गया ना उसको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी पार्शियल डिफरेंशिएशन समझने में, और वही तुम्हारी हेल्प करेगा मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन करने में जब 2 वेरिएबल का केस हो, जो वीडियो इससे पहले गई थी उसके ऊपर। अब इसको जो उतारना उतार ले, मैं बोर्ड के सामने से फिर बात करेंगे अगले कंसेप्ट के ऊपर। चलो फिर हम देखते हैं फर्क क्या होता है सिंपल डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन में। फॉर्मूले देखे मैंने, बहुत सारे क्वेश्चन भी किए, अब समझते हैं इन दोनों में फर्क क्या होता है। मेजरली एक क्वेश्चन करवाऊंगा जहां पे आपको फर्क समझ में आ जाएगा कि सिंपल डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या डिफरेंस होता है। तो देखते हैं कि करके। तो पहले तुम्हारे पास क्या आता है, मान लो क्वेश्चन लिखा मैंने एक्स स्क्वायर प्लस में 3y स्क्वायर प्लस में 6x और -2y, ये क्वेश्चन आ गया। सपोज करो ये फंक्शन है, देखो x y दोनों का, हमने देखा है कि हमें सीखना है कि मैक्सिमम मिनिमम कैसे करते हैं अगर हमारे पास 2 कॉमोडिटी का केस आ गया है, यानी कि x और y 2 वेरिएबल आ गए। तो अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, तो पहले आपको समझा रहा हूं सिंपल डिफरेंशिएशन। एक चीज और समझाता हूं आपको, पता है आपको x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, सबको पता होगा अब तो। क्यों होता है? क्योंकि हम करते हैं x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही u का डेरिवेटिव क्या होगा 1, कोई दिक्कत नहीं है। v का क्या होगा 1, w का क्या होगा 1, y का क्या होगा 1, अगर वो उन्हीं के रिस्पेक्ट में किया जाए तो, यानी कि x का डेरिवेटिव जब x के रिस्पेक्ट में होगा तो भी 1 होगा, u का डेरिवेटिव अगर u के रिस्पेक्ट में तब भी 1 होगा, v का होगा अगर v के रिस्पेक्ट में तब भी 1 होगा, w का किया जाए w के रिस्पेक्ट में तब भी 1 आएगा, और y का किया जाए y के रिस्पेक्ट में जब तब भी 1 होगा। लेकिन जब क्या हो
जब मुझे u का डेरिवेटिव करना पड़ जाए x के रिस्पेक्ट में, तो एक बात का ध्यान रखना, तो u का 1 तो हो जाएगा, इनटू में एक चीज और आएगी, वो है du by dx, यानी कि हम वहां पे लिखेंगे du by dx। इसका मतलब क्या है कि u का डेरिवेटिव जबरदस्ती करवाया गया है x के रिस्पेक्ट में। फंक्शन था u का, हुआ है पर x के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही v का जब हम करेंगे x के रिस्पेक्ट में, 1 तो कब हुआ था जब v के रिस्पेक्ट में हो, और जब करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 1 तो तब नहीं होगा, लेकिन इनटू में एक चीज और लिखी जाएगी, वो होगी dv by dx, कि v का डेरिवेटिव जबरदस्ती करवाया गया है x के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही w का 1 तो हो जाएगा, इनटू में क्या आएगा dw by dx, y का 1 तो हो जाएगा, इनटू में dy by dx। इसका मतलब जब हम किसी भी एक फंक्शन का डेरिवेटिव किसी और के रिस्पेक्ट में करवाते हैं, वो होता वैसे ही है जैसे हम सिंपल x के फंक्शन करते हैं, लेकिन इनटू में ये चीजें ऐड हो जाती हैं, मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती हैं। ठीक है, समझाऊंगा अभी क्वेश्चन में। मान लो क्वेश्चन है, दो वेरिएबल है, इसको मान लो मैं फंक्शन का नाम दे देता हूं z का, आपको करना है इसका सिंपल डिफरेंशिएशन, तो करके दिखाता हूं आप लोगों को। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मैं एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करूंगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे z का 1 तो हो जाएगा, और इनटू में क्या आएगा dz by dx। क्यों आया dz by dx? क्योंकि z का डेरिवेटिव जबरदस्ती करवाया गया है x के रिस्पेक्ट में। आई बात समझ में? अब यहां देखो, ऐसे ही x स्क्वायर है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे करोगे आप? x की पावर n वाले फॉर्म में, जो भूल गए अभी याद दिलाता हूं, अभी भी लिखवाया था कि x की पावर n का डेरिवेटिव कभी भी करना हो, n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। तो यहाँ पे x स्क्वायर का 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो गई, 2x हो गया। यहां पे कुछ नहीं आएगा मल्टीप्लाई में, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में किया था। 3y स्क्वायर का 3 कांस्टेंट है, और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो वो यूं का यूं रहता है, ध्यान रखना इस बात का। और करना है हमें y स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो 2 उतर के नीचे आएगा, x की पावर n वाले फॉर्मूले से होगा वैसा ही जैसे x का होता है, 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो 1 हो गया। लेकिन मल्टीप्लाई में क्या आएगा? dy by dx। कहा था ना, क्यों? क्योंकि y का डेरिवेटिव जबरदस्ती करवाया गया है x के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही 6x का 6 तो हो जाएगा, इनटू में क्या आएगा dx, नहीं 6x का सिंपल 6 हो जाएगा, और 2y का 2 तो हो जाएगा, इनटू में dy by dx। जैसे 2x का 2 होता है, पर इनटू में dy by dx क्यों आया? क्योंकि y का डेरिवेटिव करवाया गया है x के रिस्पेक्ट में। तो ये दिक्कतें होती है जब हम करते हैं सिंपल डिफरेंशिएशन, जब दो वेरिएबल आ जाए तो हमें दोनों का डेरिवेटिव करना पड़ता है। अब मैं यहाँ पे बात समझाता हूँ पार्शियल डिफरेंशिएशन। देखो, सिंपल डिफरेंशिएशन और पार्शियल से इतना फर्क होता है कि सिंपल में जो भी वेरिएबल यूज हो रहे हैं, मतलब जो भी x y z अल्फाबेट यूज हो रहे हैं, वो सारे वेरिएबल ट्रीट किए जाएंगे। लेकिन पार्शियल एक बात सिंपल बोल देता है कि तुम जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो ना, उसके अलावा बाकी जो भी अल्फाबेट है वो सब कांस्टेंट है। जैसे मान लो कि मुझे इसका करना है डेरिवेटिव, दोबारा कर रहा हूं मैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, कि पार्शियल डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में। तो कैसे करोगे? बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब x के अलावा जो भी वेरिएबल है, कौन यूज हो रहा है? y। ठीक है, यहां पे y सब कांस्टेंट है, सबके सब कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर का 2x, जैसे वहां था x स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, 3y स्क्वायर का 0 है, अब तो कांस्टेंट है भाई, क्योंकि 2 3 पहले से कांस्टेंट था, अब तो y भी कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि हम कर रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, और अगर मैं करता y के रिस्पेक्ट में तो एक्चुअल चीजें x की चीजें भी क्या होती? कांस्टेंट हो जाती। ठीक है, तो x का 2x हो गया, 3y स्क्वायर कांस्टेंट 0 हो गया, 6x का क्या हो जाएगा? 6, जैसे हुआ था 2y फिर से कांस्टेंट 0 हो जाएगा। इसका मतलब सिंपल सी बात है, पार्शियल डिफरेंशिएशन सिंपल की तरह ही होता है, बस फर्क इतना सा होता है कि जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं ना डेरिवेटिव, उसके अलावा हर एक चीज क्या होती है? कांस्टेंट ट्रीट की जाती है। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये होता है हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन। एक क्वेश्चन से और समझते हैं। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं सिंपल सा, एक्स स्क्वायर माइनस में 4xy, यहां पे x क्यूब कर लेते हैं, प्लस में 3x स्क्वायर माइनस में 6y। डेरिवेटिव करना है इसका, 6y स्क्वायर कर लेता हूं, डेरिवेटिव करना है इसका। थोड़ा सा क्वेश्चन को मुश्किल बनाया मैंने खुद से ही जानबूझ के। अब समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले मैं कर रहा हूं सिंपल डेरिवेटिव, सिंपल करूंगा तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं, x के रिस्पेक्ट में।
तो एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, एक्स की पावर n वाले फॉर्मूले से कि n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। 4xy का देखो -4 तो कांस्टेंट है, और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो वो यूं का यूं रखा जाता है, तो रखा जाएगा। डेरिवेटिव होगा x और y का, और दोनों ही वेरिएबल है और मल्टीप्लाई में है, और मैं जानता हूं कि जब जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे तो हम प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन के लिए। जो प्रोडक्ट रूल भूल गए, जो भी करवाया था वो दोबारा याद दिलाता हूं कि पहले वाले का डेरिवेटिव यानी कि x का डेरिवेटिव, दूसरे वाले यानी कि y यूं का यूं, बीच में प्लस, फिर y का 1 तो हो जाएगा पर इनटू में डिवाइड बाय dx, क्योंकि y का डेरिवेटिव क्या था हमने x के रिस्पेक्ट में, x मल्टीप्लाई में यूं का यूं, और 3x स्क्वायर का 3 कांस्टेंट मल्टीप्लाई में यूं का यूं, x स्क्वायर का 2x, 6y स्क्वायर का 2 उतर के नीचे आएगा यानी कि 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12y तो हो जाएगा पर इनटू में क्या आएगा dy by dx, क्योंकि y का डेरिवेटिव जबरदस्ती करवाया गया है x के रिस्पेक्ट में। तब क्या बनेगा 3x स्क्वायर माइनस में x का डेरिवेटिव 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4y, इसको अंदर करूंगा तो माइनस में 4x dy by dx। यूं मत कहना भाई आगे पीछे यूं कर दिया भाई, 2 गुणा में 3, 3 गुणा में 2, आंसर 6 आना है। ठीक है, यहां देखते हैं 3 2 6, 6x माइनस 12y dy by dx, आंसर आ गया। बताओ क्या दिक्कत है इसमें, होगा डेरिवेटिव। अब मैं करता हूं इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल समझना अब इसका, मैं पार्शियल कर रहा हूं x के रिस्पेक्ट में, तो देखो अब मैं कर रहा हूं पार्शियल, तो x क्यूब का फिर से वही सिंपल 3x स्क्वायर हो जाएगा, जैसे x की पावर n से होता है कि 3 उधर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम हो गई। अब देखो अब मैं कर रहा हूं x के रिस्पेक्ट में, तो y क्या है कांस्टेंट, 4 पहले से कांस्टेंट था, तो अब नहीं ले प्रोडक्ट रूल, अब सिंपल होगा x का डेरिवेटिव, क्योंकि 4 और y तो कांस्टेंट है, और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो यूं कहीं रहते हैं, तो माइनस का 4y यूं कहीं रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। इसके पास है x, चलो ठीक है, तो 3x का सिंपल होगा, 2 उतर के नीचे ऊपर एक और कम होगी 6x, ये पूरा ही कांस्टेंट है, क्योंकि जब मैं पार्शियल डेरिवेटिव कर रहा हूं x के रिस्पेक्ट में, तो y की तो हर एक चीज कांस्टेंट है, तो मेरे भाई y भी कांस्टेंट है, और 6 तो पहले से कांस्टेंट था, मल्टीप्लाई में था, खत्म हो गया, ये भी 0 हो गया, तो पूरा 0 हो गया, ये हमारा आंसर बन जाएगा। आंसर बनेगा 3x स्क्वायर माइनस में 4y प्लस में 6x। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं पार्शियल डिफरेंशिएशन में अगर एक से फालतू वेरिएबल यूज हो रहे हैं, तो आप जिसकी रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो उसके अलावा हर एक वेरिएबल एज अ कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे हम, और तब उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर समझ में अब भी कोई क्वेरी रह गई हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है, मैं उस क्वेरी को पूरी तरीके से रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम बात करने वाले हैं कनकेविटी एंड कन्वेक्सिटी ऑफ अ ग्राफ विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स। यानी कि डेरिवेटिव हमारी ये कैसे पहचानने में हेल्प करता है कि कौन सा ग्राफ, कौन से फंक्शन का ग्राफ कनकेव बनेगा या कौन सा कन्वेक्स बनेगा। ठीक है, अब अभी जिन भी बच्चों को इस सीरीज के नोट्स परचेज करने हैं तो वो इस नंबर से नोट्स परचेज कर सकता है 9667836336, जहां पे आपके सारे फॉर्मूले, सारे बेसिक कंसेप्ट, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर्ड हैं। आई बात समझ में। हाँ, जिन भी बच्चों को नोट्स का अमाउंट मात्र 100 रुपीज रखा गया है, फिर भी कोई डाउट कोई भी कोई रह जाए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या फिर आप इसी नंबर पे अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। पर ध्यान रखना इस नंबर पे कॉल मत करना, कॉल अवॉइड करना। उसका रीजन ये बता रहा हूं क्योंकि नंबर मेरे पास नहीं रहता है, ठीक है, कि कोई सोचेगा कि वो डाउट डायरेक्टली मुझसे कुछ टाइम पूछ सकता है, तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये नंबर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ये नंबर किसी और के पास है, ठीक है, जो ये सारे काम संभालता है। आई बात समझ में। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे बात करना है अनकॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन के आखिरी टॉपिक कनकेविटी और कन्वेक्सिटी के ऊपर। तो क्या होता है ये, तो शुरू करते हैं। एक बात समझ रहे हैं यहां पे, अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर आ गया तो आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा ऑन ए टू बी। यानी कि अगर कोई भी फंक्शन है उसकी डोमेन है ए से बी, जहां पे ए और बी के ऊपर ध्यान रखना, ये हमारे हैं ओपन इंटरवल। ये जो ब्रैकेट होता है ना, देखो दो तरह के इंटरवल होते हैं, एक तो होता है ओपन इंटरवल, इसको बोलते हैं, एक होता है क्लोज इंटरवल। इसे ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं है, मतलब ए और बी हमारे एंड पॉइंट है वो इंक्लूड नहीं है, इनके बीच में कुछ हो सकता है, ठीक है। और क्लोज्ड में ए और बी यानी कि हमारे एंड पॉइंट भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। हाँ, कई बार एग्जाम ऐसा भी आता है सेमी ओपन सेमी क्लोज, इसको बोलते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज, मतलब एक पॉइंट, एक एंड पॉइंट इंक्लूड है, एक एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं है, फिर इस केस में इस तरफ वाला इंक्लूड है, इस तरफ वाला इंक्लूड नहीं है, इसको बोलते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड इंटरवल।
तो इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। अब समझते हैं कि कन्वेक्स कनकेव हम चेक कैसे करते हैं और इन्फ्लेक्शन पॉइंट का पता कैसे लगता है। तो यहाँ पे देखो, अगर आपका एफ डेरिवेटिव एक्स 0 से बड़ा 0 के बराबर आ गया तो आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है ए से बी में। लेकिन अगर आपका वही आपका डेरिवेटिव यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 से छोटा या 0 के बराबर आ गया तो आपका फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा ए से बी में। अब समझते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे हेल्प करता है, वो भी देख लेते हैं। अब ऐसे मान लो कि एफ डबल डेरिवेटिव एक्स है, ये 0 से बड़ा 0 के बराबर आ गया ए से बी में, तो एफ डेरिवेटिव एक्स इज इंक्रीजिंग होने हैं ए एंड बी, तो ये तो पक्का इंक्रीज करेगा। मतलब अगर ये ज्यादा है 0 से तो ये भी इंक्रीज करेगा, और अगर ये 0 से कम है 0 के बराबर है तो हमारा एफ डेरिवेटिव एक्स यानी कि अगर हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 से बड़ा या 0 के बराबर है तो हमारा एफ डेरिवेटिव एक्स अपने आप ही इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर 0 से छोटा या 0 के बराबर है तो वो अपने आप ही डिक्रीज करेगा। क्या? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब समझते हैं आगे। अभी एक ग्राफ है, देखो इसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट इंक्रीजेस, टेंजेंट का स्लोप लगातार बढ़ रहा है, इसे बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट इंक्रीजेस एज एक्स इंक्रीजेस। जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है मेरा टेंजेंट का स्लोप बढ़ता जा रहा है। देखो पहले टेंजेंट का स्लोप यहां था, फिर यहां गया, फिर और बढ़ता चला गया। इस केस में स्लोप ऑफ टेंजेंट डिक्रीजेस, ठीक है, ऐसे डिक्रीज करता है, ठीक है, एज एक्स इंक्रीजेस। तो जी डेरिवेटिव एक्स भी क्या होता है? डिक्रीज करता है। यहाँ पे एफ डेरिवेटिव एक्स हमारा इंक्रीज कर रहा था, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है जो हमारा इसका डेरिवेटिव है। अब ये तो ठीक है, ये आपको याद रखने के लिए पॉइंट्स हैं, आप आराम से इसे याद कर लोगे, उसमें टेंशन नहीं है। अब आपको क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हो, क्वेश्चन करेंगे कैसे, उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की हेल्प लेनी है इस वीडियो के अंदर। अब सोचो कैसे। मान लो आपका एफ डबल डेरिवेटिव 0 से बड़ा आ गया तो आपका फंक्शन होगा कन्वेक्स। अब मैं सीधा बोल रहा हूं एक ही पॉइंट पे कि तो चलो ठीक है, ये तो आप याद कर लोगे, इससे आपका पता लग जाएगा कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की हेल्प से हम फर्स्ट डेरिवेटिव का पता कैसे लगाते हैं, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ठीक है। और हम फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प से कैसे पता करते हैं कि हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। वो एक अलग मोटिव था, लेकिन हमारा मेन मोटिव है कि फंक्शन हमारा कब कन्वेक्स होगा, कब कनकेव होगा। तो अगर हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 से बड़ा है तो हमारा फंक्शन होगा कन्वेक्स, और अगर 0 छोटा यानी कि नेगेटिव है तो होगा कनकेव। अब एक क्वेश्चन चेक करते हैं। देखो ये रहा क्वेश्चन, उसे बोला चेक द कन्वेक्सिटी एंड कनकेविटी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब फंक्शन क्या है हमारे पास? फंक्शन है हमारे पास बहुत ही सिंपल है। पहले केस में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। मैंने कहा चेक तो मैं कर देता, मुझे बस दो चीज चाहिए। वो क्या है? दो चीज नहीं, सिर्फ मात्र एक चीज चाहिए, वो चाहिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर पॉजिटिव आया तो कन्वेक्स, नेगेटिव आया तो कनकेव। तो बस चेक करते हैं फटाफट। तो मैंने डेरिवेटिव करना शुरू कर दिया फटाफट इसका। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैंने क्या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सोल्व। तो यहाँ पे एफ डेरिवेटिव एक्स का आंसर क्या आया? एक्स स्क्वायर का, एक्स की पावर एन वाले फॉर्म में से 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी 2x, और माइनस 2x का माइनस 2। तो देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमने किया है एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से। जिनको याद नहीं है याद दिला देता हूं कि कभी भी अगर एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव करना है तो एन उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। सेम यहाँ पे हुआ, 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम होगी 2x। माइनस 2 कांस्टेंट है, और जब भी कांस्टेंट किसी भी वेरिएबल के मल्टीप्लाई में हो वो u का u रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। फॉर्मूले में लिखवाया था तो माइनस 2x माइनस 2 ये आया। अब मैं कर दूंगा अगेन डेरिवेटिव, तो अगेन डिफरेंशिएशन, तो 2x से क्या हो जाएगा 2। तो कैसा आंसर आ रहा है? पॉजिटिव है ना। तो पॉजिटिव है तो कौन सा केस बनेगा हमारा? कन्वेक्स। तो आप क्या लिख दोगे? हमारा एफ डबल डेरिवेटिव x 0 से बड़ा आया है, सो फंक्शन इज कन्वेक्स। खत्म क्वेश्चन। क्या था क्वेश्चन में? अब आता है इसका बी पार्ट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। मैं कर रहा हूं डेरिवेटिव शुरू इसका, तो मैं निकाला एफ डेरिवेटिव एक्स। तो ए क्या है? कांस्टेंट, और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो यू का ही रहता है। एक्स की क्या हो जाएगा? एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो 2x। bx का b, क्यों भाई? 5x का 5 नहीं होता, 6x का 6 नहीं होता, 100x का 100 नहीं होता। यहां पे तो किया था 2x का 2, 1000x का 1000 नहीं होता। तो भाई b कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में x का मैंने कर दिया 1। अब मैं कर रहा हूं आगे डेरिवेटिव, तो ऐसे ही 2ax, 2a क्या है? कांस्टेंट, वही मल्टीप्लाई में u का रहेगा। तो कितना आ गया हमारा? f डबल डेरिवेटिव x आ रहा है इस केस में 2a का 2a रहेगा, x का 1 हो जाएगा, और b इंटू 1b, और b क्या है? कांस्टेंट, कांस्टेंट हो जाएगा 0। तो कितना आंसर आ गया? 2a। बहुत बढ़िया, ये हमारे पास आया है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर 2a। और मैं इससे कैसे पता करूं कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है? तो यहां पे बनते हैं 3 केस। अब ध्यान से सुनना, क्या आया है? 2a।
अब तीन केस क्या बनते हैं, ए लेस देन जीरो हो सकता है, ए ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, ए जीरो के बराबर हो सकता है और ए लेस देन जीरो हो सकता है। मुझे नहीं पता ये क्या है, मुझे कुछ पता नहीं है ए के बारे में। तो मैंने क्या लिखा, अगर ए हमारा जीरो से बड़ा होगा तो हमारा डबल डेरिवेटिव, ठीक है, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में। तो 2 देखो जीरो से बड़ा हुआ इनकी पॉजिटिव है, और 2 की जब मैं पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो दो आंसर आ जाएगा, यानी कि पॉजिटिव आंसर आएगा। और जब पॉजिटिव आता है तो हमारा फंक्शन क्या होता है, कन्वेक्स। तो हमारा फंक्शन हो गया कन्वेक्स। तो जीरो से बड़ा आ गया, फंक्शन इज कन्वेक्स, फंक्शन हो गया हमारा कन्वेक्स। अगर ए जीरो छोटा आ गया यानी कि हमारा ए नेगेटिव हो गया तो ऑल ओवर आंसर नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि हमारा एफ डबल डेरिवेटिव एक्स जीरो छोटा हो जाएगा। सो फंक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव आते ही कनकेव। तो इस केस में कनकेव हो जाएगा। और अगर ए को जीरो हुआ तो ए जीरो हुआ यानी कि 2 गुना में जीरो, आंसर जीरो हो जाएगा। और जब आंसर जीरो होगा, मैं जानता हूं कि यहाँ पे एक बात और, तो इस केस में दोनों ही चीज होगी, कनकेव भी होगा और कन्वेक्स भी होगा। यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल लगाना भूल गया मैं, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस केस में कनकेव भी बनेगा और कन्वेक्स भी बनेगा, यानी कि अगर हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो के बराबर है तो उस केस में हमारा कनकेव भी बनेगा और कन्वेक्स, यानी कि एक साथ ग्राफ दोनों चीज होंगे ग्राफ में, कनकेविटी भी और कन्वेक्सिविटी भी। तो ये हमारा सिंपल सा कंसेप्ट था कनकेविटी और कन्वेक्सिटी का। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद लास्ट में 4 ग्राफ देख लेते हैं। ये होता है इंक्रीजिंग कन्वेक्स ग्राफ, जब ग्राफ लगातार बढ़ता है। ये होता है डिक्रीजिंग कन्वेक्स ग्राफ, जब यू बनता है। ये होता है इंक्रीजिंग कनकेव ग्राफ, जब यू बनता है। और ये होता है डिक्रीजिंग कनकेव ग्राफ, जब यू बनता है। तो ये हमारे 4 ग्राफ है, इंक्रीजिंग कन्वेक्स, इंक्रीजिंग कनकेव, डिक्रीजिंग कन्वेक्स, डिक्रीजिंग कन्वेक्स। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम बात करेंगे मैक्सिमम मिनिमा के 2 वेरिएबल के एक और इंपॉर्टेंट केस, यानी कि एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। कंसेप्ट खत्म हो चुका है लास्ट की 2 वीडियोस में, जहां पे मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन भी समझाया, सिंपल भी समझाया, ठीक है। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसने क्या बोला है, कंसीडर द फंक्शन z बराबर है e की 2x माइनस में 2x प्लस में 2y स्क्वायर और 3। जब हमारे पास 2 वेरिएबल्स है, x भी है और y भी है, टू फाइंड, कोई e को वेरिएबल मत बोल देना भाई, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, कांस्टेंट है वो, ठीक है। और e u भी हमारा मैथमेटिकल कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू 2.71 होती है अप्रोक्सीमेटली, इरेशनल नंबर होता है। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात भाई, जिन बच्चों को नोट्स चाहिए इस सीरीज के या फिर इस कंप्लीट सब्जेक्ट के, वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकता है, 9667836336, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये हमारे पास अब ये क्वेश्चन अब कैसे करना है सोल्व, उसको शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास है z बराबर फंक्शन है e की 2x माइनस में 2x प्लस में 2y स्क्वायर प्लस में 3। अब हमें निकालना है क्या यहाँ पे, वैल्यू किसकी, एक्सट्रीम वैल्यूज z की, मतलब वो मैक्सिमा आएगा मिनिमा आएगा, वो समझना है अगर x और y 2 वेरिएबल है तो मैंने सबसे पहले इसमें आपको कंसेप्ट याद दिलाता हूं वापस से। आपको 2 चीजें निकालनी है, एक तो क्या, इस फंक्शन आपको करना होगा पार्शियल डेरिवेटिव, एक बार x के रिस्पेक्ट में एक बार y के रिस्पेक्ट में, यानी कि 2 चीजें निकालनी है। पहले क्या निकालना है, dz है ना, z है हमारे पास फंक्शन, तो dz अपॉन में dx, और फिर निकालना है हमें dz अपॉन में dy। स्टेप याद दिला रहा हूं, दोनों रखना है 0 के बराबर। यहां से आप कहेंगे क्रिटिकल पॉइंट, यानी कि वो पॉइंट जहां पे फंक्शन मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, ठीक है। उसके बाद आपको निकालना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि आप निकालोगे d2z अपॉन में dx स्क्वायर, और नीचे आप निकालोगे d2z अपॉन में dy स्क्वायर, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव करोगे दोबारा से। अगर ये 0 से बड़ा आता है, अगर ये 0 से बड़ा आता है यानी कि पॉजिटिव आता है, तो ये हो जाएगा मिनिमा, तो दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, मिनिमा। लेकिन क्या कि d2z अपॉन में dx स्क्वायर, ये 0 छोटा आ गया, d2z अपॉन में dy स्क्वायर, ये लेस देन 0, यानी दोनों नेगेटिव आ गए, तो ये पॉइंट हो जाएगा किसका, मैक्सिमा का। तो ये हमारा कंसेप्ट था, जिसको हमने इस लेसन नंबर 3 के 2 वीडियो पहले देखा था, जो मैंने इसको डिस्कस भी किया था। अब इसको इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है, तो इसको हमें डेरिवेटिव करना होगा, एक बार x के रिस्पेक्ट में और एक बार y के रिस्पेक्ट में। तो मैंने शुरू कर दिया डेरिवेटिव करना, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा मैं इसका। तो यहाँ पे z का 1 तो हो जाएगा इंटू में dz अपॉन में dx, और मैं क्या कर रहा हूं, पार्शियल डिफरेंशिएट, ध्यान रखना है इस बात का,
और पार्शियल डिफरेंशिएट क्या होता है, उम्मीद है आपने पिछली वीडियो देखी है, नहीं देखी तो भाई कृपया करके वो वीडियो देख लेना, क्योंकि और हमेशा कोशिश करो कि वीडियो को सीरीज वाइज देखो, क्योंकि बहुत से कंसेप्ट हमारे प्रीवियस वीडियोस में हो जाते हैं जो आगे आने वाले कंसेप्ट में यूज होते हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो आपको काफी दिक्कतें आएंगी कंसेप्ट को समझने में। अब मुझे करना है पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो सिंपल सी बात है, मैंने बताया था कि पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है कि आप जिस फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो उसके अलावा, ठीक है, बाकी सब वेरिएबल क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। यानी कि हम डेरिवेटिव करें एक्स के रिस्पेक्ट में तो वाई हमारा एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, तो ये हमारा पूरा कांस्टेंट है। तो देखो e की 2x का क्या हो जाएगा, e की 2x का डेरिवेटिव होगा, कैसे करोगे, इसको x मान लो, याद है ना चेन रूल, वो भी लास्ट वीडियो में करवाया था। तो लास्ट वीडियो में काफी मेजरली कंसेप्ट रिवाइज कर ली है, तो इसे x मान लूंगा, e की x का e की x की जगह 2x, अब इसे x मानना था थोड़ी, 2x का क्या हो जाएगा 2 माइनस में 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सीधा 2, क्योंकि जब भी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिवाइड में हो तो वो यूं का ही रहेगा, हम करेंगे डेरिवेटिव सिर्फ वेरिएबल का, तो 2 था कांस्टेंट मल्टीप्लाई में था यूं का ही रहेगा, हमने किया x का डेरिवेटिव जो हुआ 1, 2y स्क्वायर पूरा कांस्टेंट है भाई, 2 पहले से कांस्टेंट था, और जब मैं कर रहा हूं पार्शियल डेरिवेटिव वो भी x के रिस्पेक्ट में, तो भाई तो ये भी कांस्टेंट रहेगा, तो ये भी कांस्टेंट हो गया, तो 0 हो गया, 3 भी 0 हो गया। हमारे पास आंसर क्या आया 2e की 2x माइनस में 2, ये हमारे पास आ गया dz बाई dx। तो हमने इतना काम तो कर दिया, ये कर लिया, और इसको रखता हूं 0 के बराबर, तो जो भी dz बाई dx आया है इसको रखूंगा मैं 0 के बराबर, ताकि मैं ऐसे x की वैल्यू निकाल सकूं। तो 2e की 2x माइनस में 2 बराबर आ गया 0 के, 2 वहां जाके प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे 2e की 2x, 2 मल्टीप्लाई में, नीचे डिवाइड में, तो 2 बाय यहां से हटाया, और ये भाई यहां चला गया, कुछ 2 कट गया 1 पे। अब बात है मुझे x की वैल्यू निकालनी है, कई बच्चे यहां से x की वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे, मैं सिंपलीफाई करके समझाता हूं। देखो सुनो, ये है e की 2x, मैंने देखा कि मुझे अगर पावर कंपेयर करनी है तो बेस सेम करना पड़ेगा, क्योंकि देखो बेस सेम हो और दो चीज बराबर हो, इसका मतलब पावर ही बराबर है पक्का। तो मैंने देखा 1, तो मैं लिख सकता हूं क्या कि e की पावर 0, क्योंकि मैं जानता हूं कि किसी की पावर 0 हमेशा 1 के बराबर होता है, किसी की भी पावर 0 1 के बराबर होता है, तो मैंने पे e रखा, e की पावर 0 1 हो जाएगा। तो यहां से बोल सकता हूं मैं कि भाई बेस सेम है तो पक्का पावर सेम होगी, इसका मतलब हमारा 2x बराबर होगा 0 के, 2 मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में x की वैल्यू 0 आ जाएगी, x भी 0 आ गया। अब तो और खुश हो गया कि भाई यहां से भी x की वैल्यू क्या आई 0, 2x यहां से x की आ गई 0 आ गई, ठीक है, हमने काम तो कर दिया। अब मैं कर रहा हूं पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, तो भी यहां से देखना पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में, तो मैं कर रहा हूं पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में। तो देखो z का 1 तो हो जाएगा इंटू में dz अपॉन में dy, है ना, क्योंकि हमने z का डेरिवेटिव जबरदस्ती किया है y के रिस्पेक्ट में। अब हमें करना है डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, तो मैंने देखा e की 2x कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, अब तो फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि जहां जहां x होगा वो सारे क्या हो जाएंगे कांस्टेंट, तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये x है, ये 0 हो गया, ठीक है, तो 2y स्क्वायर बच गया, इसका करना है मुझे डेरिवेटिव, तो 2 कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई में y रहेगा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2 उतर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी x की पावर n वाले फॉर्मूले से, कि अगर x की पावर n का डेरिवेटिव करना है तो n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो 2y हो गया 3, कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, तो कितना आंसर आया 4y। अब जो भी डेरिवेटिव हुआ है यानी कि dz अपॉन में dy बराबर आ गया 0 के, तो 4y बराबर आया 0, y बराबर आ गया 0, यह आ गया हमारा टर्निंग पॉइंट, यानी कि इन्हीं दोनों पॉइंट पे तो मैक्सिमा है, इन्हीं दोनों पॉइंट पे मिनिमा है। बाकी पता कैसे लगाएंगे मेरे भाई, उसके लिए है ना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, कर दो अगेन डिफरेंशिएट। अब मैं कर रहा हूं अगेन डिफरेंशिएट, ध्यान से समझना, अगेन डिफरेंशिएशन शुरू कर रहा हूं, तो दोनों के लिए आ गई, अब मैं कर रहा हूं अगेन डिफरेंशिएट, तो यहां से निकालूंगा मैं d2z अपॉन में dx स्क्वायर, अगेन डिफरेंशिएशन। तो मैंने देखा कि पहली बार क्या था तो ये आया था, अब हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, तो y तो पहले खत्म हो चुका था, अब ये है सिर्फ x का फंक्शन, इसका करूंगा डेरिवेटिव, तो 2 कांस्टेंट है मल्टीप्लाई नहीं होगा यूं, मैं करूंगा यहाँ पे e की 2x का डेरिवेटिव, फिर से देखो ध्यान से, इसे करूंगा, इसे मुझे x मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे x होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता क्या e की x का डेरिवेटिव e की x, है ना, पर दिक्कत है तो x है, यहाँ पे 2x है, तो मैं कर दूंगा e की 2x का e की 2x, अब इसे x मानना था थोड़ी 2x का 2, तो एक 2 और आएगा मल्टीप्लाई में,
2 2 जा 4, चेन रूल लगाया भाई, याद है ना, 4 की 2x, अभी आ गया। अब मैं कर दूंगा x की वैल्यू, x के लिए क्या है 0, तो x जब 0 रखूंगा तो 2 गुणा में 0 0, क्योंकि 0 गुणा में कुछ 0 आंसर आता है, और किसी की पावर 0 1 के बराबर होता है, और 4 गुणा में 1 4, 4 आंसर आ गया, यानी कि पॉजिटिव आया है। और जब पॉजिटिव आया तो क्या होगा, ये रहा मिनिमा, है ना। तो पहले तो अभी सिर्फ x आया है, अब y का भी कर लेते हैं डेरिवेटिव। तो अब मैं निकाल रहा हूं d2z अपॉन में dy स्क्वायर। अब मैं कर रहा हूं अगेन डेरिवेटिव, अगेन पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में। तो मैंने देखा कि पहली बार किया था क्या आया था, 4y आंसर आया था। जब मैं ऐसा करूंगा अगेन डेरिवेटिव, तो 4 तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई का y क्या हो जाएगा अपन, तो क्या आंसर आया पॉजिटिव, फिर से 4 आंसर आ गया। तो मैं क्या बोल दूंगा कि d2z अपॉन में dx स्क्वायर, ये भी 0 से बड़ा आया, और d2z अपॉन में dy स्क्वायर, ये भी 0 से बड़ा आया। सो फंक्शन इज मिनिमा, फंक्शन हमारा क्या है मिनिमा एट x बराबर 0 और y बराबर 0। तो x और y मेरे क्रिटिकल पॉइंट थे। देखो क्रिटिकल पॉइंट तक तो हर एक क्वेश्चन में सेम है, हर एक क्वेश्चन में सेम है। टाइम मिला तो मैं से कुछ क्वेश्चन और करवाऊंगा, वैसे मैंने यही क्वेश्चन करवाया मैक्सिमम मिनिमा का। एक क्वेश्चन मैंने और करवाया, वो कराया था मैंने इंटरमीडिएट वाली सीरीज में, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, और वहां से भी क्वेश्चन कर सकते हो इंटरमीडिएट वाली सीरीज से, उसका लिंक मैं आई टैब पे लगा दूंगा, आई बस समझ में, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आराम से वो वीडियो देख लेना, वहां पे मैंने क्वेश्चन करवाया है, उसमें से मैक्सिमम आया था। क्योंकि तो कोई फर्क नहीं है, क्रिटिकल पॉइंट तो भी निकालोगे। अगर यहीं पे मेरा अगेन डेरिवेटिव छोटा आता, यानी कि देखो यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे भी 4 आया, अगर यहाँ पे -4 होता तो यही पॉइंट मैक्सिमा के होते, तो इन्हीं पॉइंट पे हमारा आंसर मैक्सिमम आता। अभी बात समझ में, तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि अगर 2 x यानी कि 2 वेरिएबल आ गई तो हम मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालेंगे। हमने इस चैप्टर में बस तो यही सीखा है कि 1 वेरिएबल का केस होगा तो मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालेंगे, 2 वेरिएबल का केस होगा तो मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालेंगे। अब नेक्स्ट में बात करेंगे कन्वेक्सिटी और कनकेविटी ऑफ ग्राफ। ठीक है, जिसको जो उतारना है उतार ले, मैं हटाऊं बोर्ड के सामने से। फिर भी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रह जाए अपने कमेंट बॉक्स में बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी उस क्वेरी को समझने की और रिजोल्व करने की। ठीक है, और भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब इसको जो उतारना उतार ले, मैं हटाऊं बोर्ड के सामने से।